A very good evening to everyone. Today we are going to start with a new chapter known as Bills of Exchange. In this chapter, we have to clear our concept regarding journal entries. So already you people have learned journal entry in your 11th standard. That basic we need here. So let me start with the ebook. So this is your chapter on page number 251. Name of the chapter is Bills of Exchange. So today we are going to learn about it. What is bills of exchange and what is its advantages and disadvantages. So let us start with the introduction first. The ability of a customer to obtain goods or services before payment based on trust. What they said? Before payment. मतलब एक कस्टमर अगर पैसे दिए बिना गुड्स ले सकता है, सर्विसेज ले सकता है, कौन से बेसिस पे? ट्रस्ट के बेसिस पे, है ना। हम उधार लेते हैं, हम क्रेडिट लेते हैं और बोलते हैं पैसे बाद में देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं, पैसे बाद में देंगे. When goods and services are obtained and payment will be made in the future, it is known as credit transaction. ये 11th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है कि पैसा जब आप बाद में देने की बात करते हो, गुड्स अभी ले रहे हो, सर्विसेज अभी ले रहे हो, बट यू वांट टू पे इन फ्यूचर डेट. ठीक है, अभी आप पे नहीं कर रहे हो, बाद में पे कर रहे हो. दैट मीन्स व्हाट? यहां पर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो. विच ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. और बिजनेस वर्ल्ड में देखेंगे तो ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैसे चलते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन चलते हैं. मैं रिटेलर टू कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं. देखो, रिटेलर टू कस्टमर में बहुत बार कैसा होता है, कैश ट्रांजेक्शन भी होता है और बहुत कम क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है. ठीक है, रिटेलर्स जो ज्यादा रहते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, और जो उनके नॉन कस्टमर्स हैं उनको क्या करते हैं, वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं. बट हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? उसके ऊपर का जो चेन है, रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, है ना. तो इनके बीच का जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो ज्यादातर किस में होता है? क्रेडिट में. इसके लिए यहां पर बोला है क्रेडिट ट्रांजेक्शन plays a significant role in the world of business. Credit motivates the customer to increase the amount of their spending. अच्छा, आप उधार देते हो तो होता क्या? उधार देने से उसका परचेसिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है? थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. उसके दिमाग में ऐसा आता है साइकोलॉजिकली, यार पैसा तो अभी नहीं देना है, पैसा तो मुझको फ्यूचर डेट में देना है. बराबर है. क्रेडिट मोटिवेट्स द कस्टमर. तो आज की तारीख में क्या होता है, आपने देखा है बहुत जगह पर कस्टमर्स को जहां पर सेलर्स क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, लेकिन बैंक हमको क्या दे रही है? क्रेडिट कार्ड दे रही है. क्या दे रही है? क्रेडिट कार्ड. तो आजकल शॉपिंग मॉल्स हो गए या सुपर मार्केट्स हो गए, हमारा डी मार्ट है ना, आर सिटी है, ऐसे बहुत सारे मॉल हैं, या कहीं पर भी जाकर के आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे परचेस कर सकते हो. किसके हेल्प से? क्रेडिट कार्ड की हेल्प से. तो उससे बेनिफिट क्या होता है?
आपको एक पीरियड मिल जाता है कि पैसे अभी देना नहीं है। कब देना है? मे बी आफ्टर 1 मंथ, 1.5 मंथ, जैसा क्रेडिट पीरियड है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो जो मैं बात कर रहा था कि रिटेलर से ऊपर का जो चेन है, रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, या इनके बीच में जो भी चेन है, ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैसे होता है इसमें? ज्यादातर ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। Moreover, business enterprises offer credit to gain a competitive advantage in the market. तो ये क्रेडिट क्यों दिया जाता है? ताकि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पास ही रहे। अगर हम उसको क्रेडिट नहीं देंगे तो कहीं और चला जाएगा जहां पर उसको बेटर क्रेडिट ट्रांजेक्शन मिलता है ना। अगर आप बोलते कि नहीं मैं कैश में ट्रांजेक्शन करूंगा, पहले पैसा और बाद में माल, ऐसा मैंने मेरे कस्टमर को बोला, तो कस्टमर बोलेगा आपके जैसे सेलर तो बहुत सारे हैं, मैं दूसरे के पास जाऊंगा जो मुझको क्या दे रहा है? क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है। ऐसा जरूरी क्यों हो जाता है क्रेडिट फैसिलिटी? मार्केट में ना कैश क्रंच बहुत ज्यादा है। अभी समझो एक रिटेलर है, उसको बहुत सारे गुड्स परचेस करने पड़ते हैं, बट उसके पास कैपिटल लिमिटेड है, पैसा कम है, तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि उसको क्रेडिट मिले, और वो होलसेलर को बोलेगा कि आप मुझे गुड्स दे दो और मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे उसको सेल करके जो पैसा जमा होगा उससे आपका रीपे कर दूंगा आफ्टर अ मंथ, और 1.5 मंथ के बाद मैं पे कर दूंगा। तो उसके लिए फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो कैश बेसिस पे गुड्स परचेस करने लगा तो इतना कैश तो उसके पास अवेलेबल ही नहीं रहेगा कि सारा का सारा वो गुड्स परचेस कर सके, तो बहुत सारी जगह पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है वो लोग क्या देते हैं? एक क्रेडिट पीरियड देते हैं, 1 मंथ का, 1.5 मंथ का, जो भी उनका क्रेडिट सिस्टम चलता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये बताया कि जो सेलर जितना ज्यादा क्रेडिट देता है ना, वो उतना मोटिवेट करता है किसको? कस्टमर को मोटिवेट करता है। किस बात में? एक तो वो स्पेंड ज्यादा करता है। अगर कैश में खरीदना हो तो लोग खर्चा कम करते हैं, उनको मालूम है उनके जेब से कैश जा रहा है। लेकिन माइंडसेट ऐसा हो जाए कि अरे पैसा तो अभी नहीं देना है, बाद में देना, तो एक साथ दे देंगे, तो ऐसे केस में वो क्या करता है? ज्यादा परचेस करता है, ठीक है। Moreover, the business enterprises offers credit to gain a competitive advantage in the market. तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए, एक गुड कंपटीशन क्रिएट करने के लिए कि मैं मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा हूं, तो मेरे कस्टमर मुझको छोड़ के जाएंगे नहीं, लॉयल रहेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्रेडिट देते हैं। टू बैलेंस द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड सेल्स विद द रिस्क ऑफ डिक्रीज्ड कैश फ्लो एंड लार्ज आउटस्टैंडिंग डेट, द सेलर रिक्वायर्स सम sort of commitment or promise from the customer that he would pay the amount of goods. तो क्या बात की गई यहां पर? फिर से एक बार रीड करते हैं इस सेंटेंस को। टू बैलेंस द पोटेंशियल ऑफ इंक्रीज्ड सेल्स विद द रिस्क ऑफ डिक्रीज्ड कैश फ्लो, तो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब जो होलसेलर है ना, उसको भी चाहिए कि उसके पास पैसे आते रहे, और उसको ये भी चाहिए कि सेल बढ़ता रहे। अब दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती है। सेल बढ़ाना है तो क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ेगी, मतलब उधार देना पड़ेगा, और उधार देंगे तो क्या होगा? पैसे का फ्लो कम हो जाएगा। तो उसको दोनों को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है कि कितना वो क्रेडिट दे और कितना कैश रिकवर करे। एंड लार्ज आउटस्टैंडिंग डेट द सेलर रिक्वायर्स सम, लार्ज आउटस्टैंडिंग मतलब ज्यादा उधार देगा तो उसके सामने ज्यादा डेटर क्रिएट हो जाएंगे। Some sort of commitment or promise from the customer that he would pay the amount of goods. तो उसको कस्टमर की तरफ से क्या चाहिए रहता है? इसके लिए प्रॉमिस चाहिए रहता है, कमिटमेंट चाहिए रहता है, ऑब्लिगेशन चाहिए रहता है कि कस्टमर अगर पक्का बोले कि आप टेंशन मत लो, मैं 30 डेज में आपका पेमेंट कर दूंगा, मैं 60 डेज में आपका पेमेंट कर दूंगा, तो वो अपना प्लानिंग कर सकता है उस हिसाब से। उसको मालूम पड़ जाएगा कि ठीक है ये कस्टमर का ये पैसा आ जाएगा। बट कैसा होता है डेटर के साथ में? डेटर के साथ में कोई डेट फिक्स नहीं होता। एक बार आपने उसको उधार दे दिया तो नेक्स्ट टाइम कब आएगा यू डोंट नो, है कि नहीं? उसके पास पैसा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा सेलर को क्या रहता है? टेंशन रहता है कि ये पैसा कब आएगा। डेटर नेक्स्ट टाइम आया, आपने बोला अरे पैसे दे दो, अरे इस बार थोड़ा कड़की चल रहा है और मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको और 15 दिन के बाद देता हूं। मतलब क्या हुआ? उसने अपना पेमेंट पोस्टपोन कर दिया। और ऐसे एक कस्टमर नहीं, ऐसे सारे कस्टमर अगर करने लगे
जिनका डेट फिक्स नहीं होगा तो टेंशन बहुत बढ़ जाएगा, किस पे, होलसेलर पे, मैन्युफैक्चरर पे, या कोई भी सेलर है उसके ऊपर, ठीक है। ड्यू फ्रॉम हिम ऑन अ पर्टिकुलर डेट इन फ्यूचर, जो उसके पास से पैसा आने वाला है फ्यूचर से, टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स आर इश्यूड। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो डिस्प्यूट ऐसा कुछ ना हो, इसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिटर्न डॉक्यूमेंट। और उस डॉक्यूमेंट को या तो आप बोल सकते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो प्रॉमिसरी नोट बोल सकते हो, ठीक है। In India, instrument of credit have been in use a long time and are properly known as hundis. Popularly known as hundis. तो देखो इंडिया में ना बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। इवन जब आप झांसी की रानी का इतिहास देखोगे तो वहां पर भी हुंडीज के बारे में आपको पता चलेगा। जब भी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमें पता है उनके बारे में, जब उनके हस्बैंड का देहांत हो जाता है तो जो ब्रिटिशर्स रहते हैं यहां पर रूल करते हैं, वो कुछ बकाया राशि उनसे मांगते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वगैरह, कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा है। तो यहां पर उनके पास पैसे नहीं रहते, किनके पास? जो झांसी की रानी रहती है। तो वो क्या करती है, अपने नाम से हुंडीज बनाती है और मार्केट में उसको सेंड करती हैं साइन करके कि आप हमें पैसे दीजिए, इसके बदले में हम आपको क्या देते हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको बोला जाता है हुंडीज। अच्छा, ये हुंडीज का फायदा क्या होता है? उसके ऊपर राजशाही मोहर रहती है, मतलब ये कहीं पे भी एनकैश किया जा सकता है और मार्केट में करेंसी के जैसा चलेगा। किसके जैसा चलेगा? करेंसी के जैसे। तो ये हुंडीज बोला जाता है। इसका इतिहास हमारे इंडिया में बहुत पुराना है, ठीक है। तो दो वर्ड हमको यहां पर समझना बहुत जरूरी है, एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। ये दोनों ही थोड़े बहुत सिमिलर है, बट इसमें क्या डिस्टिंग्विश है हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल और एक चीज पता चली कि इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, हुंडीज। जरूरत क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी? Commercial practice have flourished to treat bills of exchange and promissory note as valuable instrument of credit to an extent that when a written promise is made in a proper form and on a proper stamp paper, it is understood that the customer has discharged his debt. मतलब क्या है? एक कमर्शियल सेंस है, कमर्शियल प्रैक्टिस है, मतलब एक कस्टम बन गया है। अगर कोई डेटर आपको लिखित रूप में दे दे, प्रॉमिस करे कि मैं इस दिन पे आपको अमाउंट दूंगा, ठीक है ना, और उसका प्रूफ हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट और अ बिल और अ रिसीट, ऐसा कुछ हमारे पास है कि उसने लिख करके दिया है, हम ऐसा समझेंगे कि उसने अपना पैसा दे दिया है। क्यों? क्योंकि उसका वादा है हमारे पास, उसका प्रॉमिस है हमारे पास, है ना। और वो देगा ही। क्यों देगा? क्योंकि उसने कमिट किया है, लिखित रूप में दिया है, साइन करके दिया हुआ है। एंड द सेलर हैज रिसीव्ड पेमेंट, और सेलर को पैसा मिल गया ऐसा समझा जाएगा, ठीक है। ऑल्सो दिस रिटर्न प्रोमिसेस आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट इट। और बैंक वाला भी ऐसे पेमेंट को क्या करता है, मान्यता देता है और इसके अगेंस्ट में पैसा देता है। कैसे देता है हम लोग आगे देखेंगे। Moreover, the instrument being negotiable instruments can be transferred from one person to another. ये जो इंस्ट्रूमेंट है कैसा है, ट्रांसफरेबल है, जिसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा सकता है। दैट मीन्स आप इसको ट्रांजेक्शन्स में यूज कर सकते हो। किसमें यूज कर सकते हो? ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इसके बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो आपके सामने जो स्क्रीन है वहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और अभी अभी हमने जो मीनिंग देखा, ठीक है। तो मीनिंग क्या बता रहा है आपको? इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन द सेलर, सेलर को देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है,
क्रेडिटर, है ना। सेलर मतलब हमें जिसको पैसा देना बाकी है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन सा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये क्रेडिट पे ही बेस्ड है। अगर कहीं पे कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा नहीं, है ना। ये आपको बहुत ही खास तरीके से ध्यान देना है। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। Who linked that the buyer should, अभी बायर को क्या लिखा है? डेटर लिखा हुआ है। buyer should given a written acknowledgement, बायर ने क्या देना चाहिए? लिखित रूप में एक प्रूफ देना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए, स्वीकृति देनी चाहिए, ऑफ डेट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर टू पे द डेट्स आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। मतलब वो लिखित रूप में देगा कि एक फ्यूचर डेट पे मैं आपका पेमेंट आपको वापस कर दूंगा। ऐसा बायर कैसे लिख के दे रहा है? एक एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, एक रिसीट दे रहा है, उस पर साइन करके दे रहा है और ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका इस डेट पे इतना पैसा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सच a written order accepted by buyer and sent to the seller is known as bills of exchange। ऐसा जो रिटर्न ऑर्डर है ये बायर लिख करके किसको देता है? सेलर को देता है। और ये जो एविडेंस है, ये जो प्रूफ है, वो किसके पास आ जाता है? सेलर के पास आ जाता है। कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर रहती है, कितनी पार्टीज रहती है वो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितने पार्टी है? 3 पार्टी है। पहली पार्टी को हम बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं? ड्रॉवर, ठीक है। ड्रॉवर ये वर्ड से क्या मालूम पड़ता है? जो ड्रॉ कर रहा है, तो पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ऐसा पर्सन जो बिल को ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉ कर रहा है मतलब बना रहा है, बनाने वाला पर्सन, ठीक है। अब अगर आप एक सेलर हो ना, तो आप खुद क्या करोगे? बिल को ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्योंकि आप क्या हो? आप सेलर हो, तो आप बिल को क्या कर रहे हो? यहां पर ड्रॉ कर रहे हो। द मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द ड्रॉवर। जो मेकर है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर बोलते हैं। ही इज अ क्रेडिटर, क्योंकि वो सेलर है, इसके लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। ही राइट्स एंड साइंस, he writes and signs the bill। वो राइट भी, उस पर लिखता भी है और साइन भी करता है। he has to receive the amount of the bill, और पैसा इसी पर्सन को मिलना है क्योंकि ये कौन है? सेलर है। therefore according to him it is bills receivable। तो ये जो बिल उसके हाथ में आएगा, है ना, ये जो बिल पहले वो लिखेगा, खुद साइन करेगा, और दूसरा सिग्नेचर किसका लेगा? बायर का। और बायर का सिग्नेचर होने के बाद वो अपने पास लेकर के आएगा। तो ये जो बिल है उसके पास आया, उसके लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। सेलर के लिए बिल क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। सेकंड पार्टी कौन है? जिसको हम बोलते हैं ड्रॉवी। क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। इसके स्पेलिंग में आप चेक कर लो, यहां पर लास्ट में क्या लिखा है? ER, है ना, ड्रॉवर। और यहां पर लास्ट में क्या लिखा है? EE, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी कौन है? द पर्सनल देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉवी। ऐसा पर्सन जिसको अमाउंट पे करना है ना, जिसके जेब से पैसा जाएगा, जिसके जेब से पैसा जाएगा उसने पे करना है। किसको पे करेगा? उस सेलर को पे करेगा। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो जो बायर है, जो डेटर है, वही कौन है? ड्रॉवी है, ठीक है। ही इज अ पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। इसके ऊपर ही हमने क्या किया है? बिल ड्रॉ किया है। ही इज अ डेटर। as he has to accept it, he may be called as acceptor। क्योंकि ये बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो आप इसको एक्सेप्टर भी बोल सकते हो। as the amount is payable on due date, therefore for him it is bills payable। क्योंकि इसको अमाउंट पे करना है, इसके लिए ये वाला बिल, इसके लिए क्या होगा? बिल्स पेबल होगा, ठीक है ना। सेम बिल सेलर के लिए क्या था? बिल्स रिसीवेबल। सेलर के लिए क्या था? बिल्स रिसीवेबल। और बायर के लिए क्या है? बिल्स पेबल, बराबर है। थर्ड पार्टी कौन है? पेई। पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा मिलेगा। जनरली ज्यादातर कंडीशन में जो ड्रॉवर होता है वही कौन होता है? पेई होता है। क्योंकि जिसने ड्रॉ किया है सेलर, है ना, वही कौन होता है? पेई, क्योंकि पैसा उसको मिलने वाला होता है। बट ये थर्ड पार्टी क्यों रखा है? कि कभी कभी कोई कोई केस में
सेलर किसी और को पेमेंट करने को बोल सकता है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए एंड मिस्टर डी आर बायर एंड सेलर, ठीक है। मिस्टर ए एंड मिस्टर डी, ये क्या है, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए है सेलर, और मिस्टर डी क्या कौन है, बायर, ठीक है ना। तो मिस्टर ए ने 5,000 रुपीज का गुड सेल किया, किसको सेल किया, डी को सेल किया। अब डी से पैसा लेना बाकी है, तो डी बोलता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं पैसे के बदले में मैं आपको क्या करता हूं, अपना एक्नॉलेजमेंट देता हूं, आप मुझे लिखित रूप में दीजिए, मैं साइन करके दूंगा। तो जो ए है वो एक बिल बनाता है और बायर को बोलता है, जो डी है, डी को बोलता है इस पे साइन करो, तो डी उस पे साइन कर देता है। अच्छा, ए बोलता है काम करना, पैसा मुझे मत देना, पैसा आप बी को देना। पैसा किसको देना, बी को, वो ए की मर्जी, ए चाहे जिसको पैसा देने बोले, है ना। तो डी बोलेगा ठीक है, आप बोलो वैसा मैं करता हूं। तो ऐसे केस में पेई कौन बन जाएगा, पेई बन जाएगा बी। पेई कौन बन जाएगा, बी, ठीक है, क्योंकि पैसा उसको मिलने वाला है। तो पेई कौन होता है, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा पर्सन जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा है, टू whom or to whose order the money is directed to be paid, जिसको पैसा देना है या जिसके ऑर्डर से किसी और को पैसा देना है, he is called the pay, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, पेई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेई, ठीक है। तो तीन पार्टी है यहां पर, मैंने बताया, फर्स्ट सेलर, सेकंड बायर, और थर्ड पेई। पेई कौन, जिसको पैसा मिलने वाला है। अगर समझो कि सेलर भी पैसा लेने वाला है, तो ड्रॉवर भी यही, पेई भी यही, लेकिन सेलर चाहता है कि कोई और पैसा ले, थर्ड पर्सन, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पेई। समझ में आ गया। तो क्लियर लैंग्वेज में आप समझो, ड्रॉवर मतलब सेलर, ड्रॉवी मतलब बायर। तो हमें पता चला ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, और पेई कौन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसे है। तो एक ड्राफ्ट में यहां पर आपको बना करके दिखा रहा हूं। तो एक पेज के ऊपर, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, पेज के ऊपर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा लिखना है। फिर वहां पर क्या आ जाएगा, स्टैंप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप वहां पर अमाउंट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टैंप है, ये स्टैंप कौन सा स्टैंप है, ये रेवेन्यू स्टैंप होता है, ठीक है। कोई भी पेपर को वैलिड करने के लिए उसके ऊपर स्टैंप लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे देखो हमारे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर हमने एसपी में शेयर किया था, तो शेयर पे क्या लगा हुआ था, स्टैंप लगा हुआ था, है ना। तो ऐसे इसके अंदर भी क्या लगा होता है, स्टैंप लगा होता है, ताकि उस पेपर को क्या किया जाए, वैलिडेट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट, जैसे चेक के ऊपर अमाउंट लिखा रहता है अलग से, ठीक है, तो यहां पर भी अमाउंट होगा, अमाउंट इन नंबर्स। उसके बाद क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, ठीक है। फिर यहां पर पीरियड लिखा होता है, देखो यहां पर पीरियड कितना लिखा हुआ है, 2 मंथ्स। तो यहां पर 2 महीने का हम क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, 2 मंथ्स आफ्टर डेट। अब ये लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो लाइन है आपको बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने आएगा, और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, इट विल कम फॉर 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो यहां पर देखो लिखा है 2 मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है ना। तो देखो पहला क्या है, 2 मंथ्स आफ्टर डेट, 2 महीने बाद, पे टू मी, ये कौन बोल रहे हैं, सेलर बोल रहे हैं, मुझे पैसा देना, और मैं ऑर्डर, या मैं जिसे ऑर्डर करूं उसे पैसा देना, कितना देना, द सम ऑफ रुपीज, यहां पे वर्ड्स में लिखा रहेगा 5,000 ओनली, ठीक है ना, जो भी अमाउंट है 5,000 10,000 जितने का भी बिल बना है, 5,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जिसका वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, मतलब मैं उधार में जो सामान आपको दे चुका हूं उसका पैसा मुझे 2 महीने के बाद देना, ठीक है। अब यहां पर मंथ में लिखा है, ये डेज भी हो सकता है,
सपोज यहां पर लिखा हो सकता है 60 days आफ्टर डेट, हाउ मेनी डेज, 60 days आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ऐसा, ठीक है। तो जो भी है, जैसा भी है, अगर मंथ दिया है तो आपको मंथ लिखना है, लेकिन कन्वर्ट नहीं करना है। सपोज 1 मंथ लिया है तो आप बोलोगे नहीं 1 मंथ का मतलब 30 डेज होता है, तो 1 मंथ दिया तो मैं 30 डेज लिखूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फर्क होता है ना, क्योंकि मंथ क्या होता है, मंथ डायरेक्टली आप 1 मंथ 2 मंथ बोल सकते हो, बट डेज में उसको कन्वर्ट करेंगे तो मिस्टेक हो सकता है डेज का, क्योंकि कभी कभी एक महीना 30 डेज का होता है, या वो 31 डेज का हो सकता है, या फेब्रुवरी मंथ होगा तो 28 या 29 डेज का हो सकता है, तो डेज में ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको 2 मंथ्स बोला है तो आपको 2 मंथ्स ही लिखना है, आप वहां पे 60 डेज लिख सकते नहीं है। हाँ, अगर सेलर ने वहां पे 60 डेज बोला है तो आप 60 डेज लिखिए। 3 मंथ्स बोला है तो आप बोलेंगे 3 मंथ्स को 90 डेज लिखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है ना। यू कैन नॉट राइट 90 डेज फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बोला है तो 3 मंथ्स, 90 डेज बोला है तो 90 डेज, डेज बोला होगा तो डेज में आपको लिखना है, मंथ बोला है तो मंथ में आपको लिखना है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको जो ड्रॉवी है, ड्रॉवी मतलब बायर, बायर का नाम लिखना होगा वहां पे, ठीक है। यू विल राइट नेम ऑफ दी ड्रॉवी और उसका क्या आ जाएगा? एड्रेस आ जाएगा, पूरा एड्रेस आपको लिखना है। और उसके बाद उससे क्या लेंगे आप? साइन लेंगे, सिग्नेचर आपको लेना है, ठीक है। तो देखो, जो ड्रॉवी है वो साइन करते समय क्या लिखेगा? वो पहले लिखेगा एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर लिखा है ना, वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। और ये एचडी का मतलब होता है सिग्नेचर, वो अपनी सिग्नेचर करेगा, ठीक है। और अपना नाम लिखेगा वहां पे, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ड्रॉवी लिखा हुआ है, बट वो क्या लिखेगा? अपना नाम लिखेगा, नेम ऑफ ड्रॉवी आ जाएगा। और फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये बिल उसने कौन से डे पे क्या किया? एक्सेप्ट किया, है ना। दोनों डेट अलग हो सकता है, मतलब यहां पर भी एक डेट लिखा होता है, जैसे देखो लेटर में डेट लिखा होता है, तो ये लेटर हो सकता है, ये जो रिसीट है उसको मिला कभी होगा और उसे साइन 1-2 दिन के बाद किया होगा, तो जिस दिन उसने साइन किया है उस दिन का ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा, ठीक है। और लास्ट में उसको क्या करना है? यहाँ पर जो ड्रॉवर है मतलब सेलर, सेलर का भी क्या आ जाएगा? सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, सेलर का भी सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है और बायर का भी सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन यू विल मेक अ स्टैम्प। स्टैम्प के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर अमाउंट लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद ड्रॉवर का नेम, एड्रेस और डेट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर किस पीरियड का बिल है, 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे? आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। फिर ड्रॉवी का नाम एंड एड्रेस, ठीक है। देन उसका सिग्नेचर और एक्सेप्टेंस, और लास्ट में जो सेलर है जिसने ये बिल ड्रॉ किया था वो भी यहाँ पर क्या करेगा? साइन करेगा। अच्छा, साइन करने के बाद ये बिल किसके पास रहेगा? ड्रॉवर के पास या ड्रॉवी के पास? ये बिल रहेगा ड्रॉवर के पास, सेलर के पास। सेलर को सबूत की जरूरत है ना, ड्रॉवी को क्या जरूरत है? अभी कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखो लिखा हुआ है डेट ऑफ मेच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ अ बिल। तो टाइप्स ऑफ ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब क्या हो जाता है? ये बिल मैच्योर कब होने वाला है ना। अभी जैसे बोला 2 मंथ्स, तो 2 महीने के बाद इसका मैच्योरिटी का डेट क्या आएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है हमको। तो पहला डेट आता है नॉमिनल ड्यू डेट। पहला कौन सा डेट आएगा? नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है। इट इज डेट विच इज कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द पीरियड ऑफ द बिल। नॉर्मली होता क्या है कि ये जो बिल का रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो 3 days का ग्रेस पीरियड अलाउड करता है। क्या करता है? 3 days का ग्रेस पीरियड अलाउड करता है। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या हो गया? जो भी डेज आते हैं ना उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेलर बोलता है कि मैं आपको 30 डेज का क्रेडिट देता हूं, कितने डेज का? 30 डेज का, तो वो पैसा 30 दिन के बाद नहीं, 33 डेज के बाद आएगा मांगने के लिए। कितने दिन के बाद? 33, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा वो रुकेगा।
ऐसा कौन बोलता है? लॉ बोलता है कि आपने कोई भी बिल का डेट दिया ना तो आपको 3 एक्स्ट्रा दिन वहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 30 डेज की बात करते हैं, 30 डेज के बाद जो डेट आता है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल ड्यू डेट। और 3 दिन और एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर दें उसमें तो उसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? लीगल ड्यू डेट। ठीक है, it is a date which is arrived after adding 3 days of grace in the nominal due date, that is legal due date is equal to nominal due date plus 3 days of grace। मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा पीरियड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कवर अप हो गया इसके साथ में। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहला यहां पर है ट्रेड बिल। कौन सा बिल? ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या बता रहे हैं? ट्रेड बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज which is drawn by creditor on his debtor with valuable consideration called trade bill। तो ट्रेड बिल किसके लिए हुआ था? आपने जो ट्रांजेक्शन किया था, मतलब या तो आपने गुड्स बेचा है क्रेडिट बेसिस पे या तो आपने सर्विस प्रोवाइड किया है, उसके बदले में जो बिल ड्रॉ हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल बोलते हैं। ठीक है, इट इज अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली। ये बिल कब बनाया जाता है? ये जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तभी बनाया जाता है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड बिल। ट्रेड बिल के टाइप्स देखो। इनलैंड बिल बताए। कौन सा? इनलैंड। इनलैंड मतलब जो एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है, जैसे इंडिया के अंदर। इनलैंड बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland bill of exchange। तो ट्रेड बिल में इनलैंड बिल क्या होता है? ऐसा बिल जो इंडिया में ही बनाया, इंडिया में मतलब ड्रॉ किया है और इंडिया में ही एक्सेप्ट किया है और इंडिया में ही पे किया जाएगा। हाँ, तीनों चीज। इंडिया में ड्रॉ किया है, इंडिया में ही एक्सेप्ट किया है और इंडिया में ही पे किया जाएगा, है ना? तो ऐसा बिल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनलैंड बिल। या आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक बिल। क्या यूज कर सकते हो? डोमेस्टिक बिल। ठीक। दूसरा है फॉरेन बिल। अभी फॉरेन बिल में क्या होता है? इसमें से कोई एक भी बाहर फॉरेन में हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरेन कंट्री में ड्रॉ हुआ और एक्सेप्ट यहां पर हुआ, या फॉरेन कंट्री में ड्रॉ हुआ और पेमेंट यहां पे करना है, या यहां पे ड्रॉ हुआ और पेमेंट फॉरेन में करना है। तो जहां पर भी फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज one which is drawn in one country and made payable in another country called as foreign bill। For example, a bill is drawn in India and made payable in Japan। इंडिया में बनाया और जापान में पे करना है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। नेक्स्ट है बिल्स पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। ऐसा बिल जो डिमांड पे कर रहा है या तो साइट पे होना है। ठीक है, the bill so drawn is payable as soon as its payment is demanded by holder of the bill। जो बिल का होल्डर है जैसे वो पैसा मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, इट हैज नो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इसका कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता नहीं है, इसको बोलते हैं बिल्स पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने देखी। पहला क्या देखा? ट्रेड बिल। ट्रेड बिल किससे रिलेटेड होता है? जहां पर भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ सेलर और बायर के बीच में, सेलर ने कोई गुड सेल किया या सर्विस प्रोवाइड किया है जिसके पैसे लेना बाकी है, ऐसे केस में बिल ड्रॉ होता है। उसमें तीन टाइप देखे। पहला कौन सा? इनलैंड। इनलैंड मतलब जो एक ही कंट्री के अंदर ड्रॉ भी हुआ, एक्सेप्ट भी हुआ, पे भी होगा। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज एक जगह ड्रॉ हुआ और पेमेंट फॉरेन कंट्री में होने वाला है। और लास्ट बिल्स पेबल ऑन डिमांड। जब भी सेलर पैसा मांगेगा तब आपको देना पड़ेगा, ऐसा अगर बिल बनता है तो हम इसको बोलते हैं बिल्स पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो फिर से टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं हम लोग। अभी टेक्स्ट बुक में देखो इसके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881।
स्टेट दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसके अंदर क्या आता है, प्रॉमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, चेक आ जाता है। चेक तो आप सबको पता है, कुछ नया नहीं है चेक आपके लिए। पेबल ईदर टू ऑर्डर और बियरर, ठीक है। अभी 11th स्टैंडर्ड में आपने चेक के बारे में पढ़ा है, ऑर्डर पे कैसा होता है, बियरर कैसा होता है। बियरर चेक कैसा होता है, आप बैंक में जाएंगे और चेक दिखाएंगे तो जिसका नाम लिखा रहेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, उसको बियरर चेक बोलते हैं। और ऑर्डर चेक किसको बोलते हैं, जिसके नाम पे लिखा है उसी को देंगे, किसी और को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको भी हम किस में काउंट करते हैं, इसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में काउंट करते हैं एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। A bill of exchange is a written acknowledgement of debt and also a promise to pay the debt according to the terms of the bill. तो बिल का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक्नॉलेजमेंट। A bill of exchange is generally drawn by the creditor on his debtor and should be accepted by the debtor. Bill of exchange अभी अभी बताया हमने, जो क्रेडिटर रहता है वो उसको ड्रॉ करता है, किस पे ड्रॉ करता है, डेटर पे ड्रॉ करता है, ठीक है। डेफिनेशन देखो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का दिया हुआ है। सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस अ बिल ऑफ एक्सचेंज। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा है, अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखा है। आपने देखा फॉर्मेट के अंदर क्या लिखा था, 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ वैल्यू रिसीव्ड, है ना। उसमें कहीं ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा जाता है, ऐसा होगा तो पे करना, या मुझे गुड्स पसंद आएगा तो मैं पे करूंगा, या मेरा सेल अच्छा होगा तो मैं पे करूंगा, ऐसा कोई कंडीशन उसमें डाला नहीं गया था। तो ये अनकंडीशनल है। पहला चीज राइटिंग में है, दूसरा क्या है, अनकंडीशनल। साइंड बाय द मेकर, तो ड्रॉवर ने साइन करना चाहिए। किसने साइन करना चाहिए, ड्रॉवर ने। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसमें डायरेक्शन लिखा होता है कि वो जिसने बनाया है उसको पे करें, या वो जिसको डायरेक्ट कर रहा है उसको पे करे, ठीक है, या तो जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, जो होल्डर है बिल का, उसको पे करे। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जिस इंस्ट्रूमेंट पे लिखे होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो देखो इसमें फीचर्स दिया हुआ है, किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, बिल हमारा राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्टैंप लगा होना चाहिए, और वो स्टैंप का वैल्यू इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के हिसाब से होना चाहिए। मतलब 5 रुपीज का स्टैंप होगा या 10 रुपीज का होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, बिल का वैल्यू कितना है। अगर बिल का वैल्यू बहुत ज्यादा है, सपोज 2 लाख रुपीज का बिल बना है, 5 लाख रुपीज का बिल बना है, तो उसका एक परसेंटेज लिया जाता है। सपोज 5 लाख रुपीज का बिल है तो 500 रुपीज का तो उस पर क्या लगना चाहिए, स्टैंप लगना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। इट मस्ट बी डेटेड, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिना डेट और सिग्नेचर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्ट होता है, ठीक है ना, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, क्या होना चाहिए उसमें, एक ऑर्डर होना चाहिए कि पे करना है, ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, पैसा देना है, ऐसा लिखा होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, और वो ऑर्डर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन। अमाउंट मस्ट बी पेबल ईदर टू अ सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर टू द बियरर ऑफ द बिल। तो जो पैसा है या तो जिसने ड्रॉ किया है उसको दें, या जिसका नाम लिखा गया डायरेक्ट किया गया है उसको दें, या तो जिसके हाथ में वो बिल है, जो बियरर है, जो होल्डर है, उसको पैसा देने की बात लिखी होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मेकर ने क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए। मतलब ड्रॉवर साइन करेगा, कौन साइन करेगा, ड्रॉवर साइन करेगा, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये जो सेक्शन 4 है वो प्रॉमिसरी नोट के बारे में भी बता रहा है। किसके बारे में, प्रॉमिसरी नोट। अभी देखो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों का काम एक ही है, बट इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के। काम क्या है दोनों का,
डेट फिक्स करना कि डेटर हमको कब पैसा देगा, डेटर का कमिटमेंट लेना, ये इसका काम है ना। वो साइन करके प्रॉमिस करता है। तो पहले में जो हम लोग ने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या देखा, बिल ऑफ एक्सचेंज। आप बिल ऑफ एक्सचेंज को देखो, ये बनाता कौन है, सेलर बनाता है, साइन कौन करता है, बायर करता है, ठीक है ना। प्रॉमिसरी नोट उल्टा होता है। अ प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। ये प्रॉमिसरी नोट कोई आपका बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है, ठीक है ना, ये एक प्रॉमिस है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर, मेकर क्या करता है, इसको साइन करता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस लेता है, ठीक है। टू पे अ सर्टन sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer। तो देखो इसमें बनाएगा कौन, इसमें बायर ही क्या करता है, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है, मतलब वो खुद लिख के देता है कि आई प्रॉमिस टू पे। फर्क समझ में आया आपको। बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसके अंदर बिल ड्रॉ कौन करता था, सेलर। लेकिन यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट कौन ड्रॉ कर रहा है, बायर खुद ड्रॉ कर रहा है और खुद साइन करेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इस दिन पे इतना पैसा दूंगा, ठीक है ना। तो ये फर्क है उसके अंदर। अच्छा, पार्टीज तो हमने देख लिया, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। ड्रॉवर कौन, जो बिल ड्रॉ करता है, कौन करता है, क्रेडिटर। ड्रॉवी कौन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है, जो पैसा पे करने वाला है, जिसके जेब से पैसा जाएगा। पेई कौन, जिसको पैसा मिलेगा, ठीक है, वो पेई हो जाता है। पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, ये प्रॉमिसरी नोट जो है उसमें कौन कौन पार्टी है, उसमें दो पार्टी है। एक तो मेकर, मेकर कौन है, बायर। प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन है, बायर, ठीक है। अ पर्सन हु ड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट, ही इज द वन हु प्रोमिसेस टू पे। उसने खुद ही प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेगा, पे करेगा। अ सर्टेन अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द प्रॉमिसरी नोट, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉमिसर। उसको क्या बोला जाता है, प्रॉमिसर बोला जाता है। मतलब यहां पर बायर के बारे में बात करें, ठीक है। और ड्रॉई कौन है, ड्रॉई जिसके फेवर में बिल ड्रॉ हुआ है, मतलब ये सेलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलर, ठीक है। तो फर्क को समझो आप। अब यहां पर ड्रॉवर कौन है, सेलर, ठीक है। ड्रॉवी कौन है, बायर। और पेई कौन है, हु रिसीव्स द पेमेंट। हु रिसीव्स द पेमेंट। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, इधर लिख करके बताया आप अभी अभी। ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, पेई कौन है। और प्रॉमिसरी नोट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
यहाँ पर ये जो मेकर है, ये मेकर कौन है? ये बायर है। और जो ड्रॉवी है वो कौन है? सेलर है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको प्रॉमिसरी नोट में, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है? आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। कंटेंट ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या क्या कंटेंट होता है? तो हमने देखा उसमें डेट होता है, हमने अभी फॉर्मेट देखा ना, तो क्या होता है? डेट होता है। दूसरा क्या होता है? टर्म होता है। टर्म मतलब पीरियड। टर्म ऑफ बिल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द मंथ और इन डेज, वो मंथ में होना चाहिए या डेज में होना चाहिए। ठीक है। और क्या लिखा होता है? अमाउंट लिखा होता है। अमाउंट दो टाइप से लिखा होता है, एक इन वर्ड्स होगा और दूसरा इन नंबर्स होगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ द बिल इन फिगर शुड बी स्पेसिफाइड बिलो द स्टैम्प एंड अमाउंट इन वर्ड्स मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द बॉडी ऑफ द बिल। तो अमाउंट लिखा होना चाहिए इन नंबर्स एंड इन वर्ड्स। स्टैम्प, अच्छा स्टैम्प कैसा स्टैम्प हो? जैसा एक्ट में लिखा है। कौन से एक्ट में? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। इसमें जैसा स्टैम्प जिस वैल्यू का बोला है उस वैल्यू का स्टैम्प आपको लगाना है। ठीक है। पार्टीज, पार्टीज हमने देखा ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई, ये तीन पार्टी होती हैं। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, फॉर वैल्यू रिसीव्ड क्या है? लॉ डज नॉट कंसिडर एग्रीमेंट दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसमें बिना कंसिडरेशन के कोई एक्नॉलेजमेंट को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जो भी आप बिल बनाते हैं उसके अंदर वैल्यू रिसीव्ड होना चाहिए, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ कंसिडरेशन, मतलब आपने गुड्स सेल किया या सर्विसेज दिया, कुछ तो दिया जिसके बदले में आपको पैसा चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। द लॉ डज नॉट कंसिडर एग्रीमेंट दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स इन लिव ऑफ एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज it means that the bill is issued in exchange of some benefit received। बिल आपको तभी बनाना है जब आपको कुछ बेनिफिट मिला है। क्या मिला है? बेनिफिट मिला है। ठीक है ना, मतलब कोई गुड्स या सर्विसेज आपने सेल किया है उसके अगेंस्ट में बिल को बनाया जा सकता है। ठीक है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कौन करेगा? ये ड्रॉवी करेगा। एक्सेप्ट करना मतलब साइन करना। ठीक है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ड्रॉवर इज टर्म्ड एज अ ड्राफ्ट। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉवी फॉर एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी के सामने उसको रखना चाहिए ताकि वो उसको क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। व्हेन ड्रॉवी साइंस विथ हिज नेम अलॉन्ग विद द डेट अक्रॉस द फेस, जब उसको क्या करता है? वो साइन करता है डेट के साथ में ऑफ द बिल with the word accepted, the bill is said to be accepted and this act of drawee is called acceptance। ये जो साइन करता है उसको क्या बोला जाता है? एक्सेप्टेंस बोला जाता है। ठीक है। ड्रॉवी कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं करता आप उसको लायबल क्रिएट कर सकते नहीं, उसको लायबल नहीं बता सकते क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया नहीं है। जैसे वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है तब वो आपका क्या है? डेटर, मतलब आपसे, आपको उससे पैसा लेना बाकी है, उसको वो लायबल बन जाता है। लीगली ही इज लायबल। ओनली ऑन एक्सेप्टेंस द ड्राफ्ट बिकम अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे वो एक्सेप्ट करता है तो आपका जो ड्राफ्ट था वो क्या बन जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। ठीक है। तो विदाउट साइन, जैसे देखो लेटर होता है, बिना लेटर, बिना सिग्नेचर के लेटर लेटर होता नहीं है। तो डेट और सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर स्पेसिमेन जैसा हमने देखा था वैसे यहाँ पर आपके सामने है। आप देखो यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको स्टैंप दिखाई दे रहा है, फिर ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर्स एड्रेस, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ये डेट यहाँ पर आ जाएगा। अमाउंट आपको लिखना है। अमाउंट देखो स्टैंप जो यहाँ पर बना हुआ है उसके ठीक नीचे आपको क्या करना है? बॉक्स में अमाउंट लिखना है इन नंबर्स। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? पीरियड ऑफ बिल। पीरियड ऑफ बिल नंबर्स मतलब या तो मंथ में आएगा या तो डेज में आएगा। तो आप लिख सकते हैं 30 डेज आफ्टर डेट या 1 मंथ आफ्टर डेट। ठीक है। पे टू मिस्टर, जो भी है, नेम ऑफ द एड्रेसी, जो पे है जिसको पैसा मिलने वाला है उसका नाम लिखेंगे, और हिज और हर ऑर्डर। ठीक है। और हिज और हर ऑर्डर, ये हिज और हर में आपको ध्यान देना है। ये जो पेई है मिस्टर, मिस्टर होगा तो हिज लगाएंगे और मिस या मिसेस होगी तो हर लगाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। कई बार एग्जाम में ये ट्विस्ट कर देते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है। तो हर आपको कब लगाना है, हिज आपको कब लगाना है, ये ध्यान देना है। द सम ऑफ रुपीज डैश, जो भी सम रहेगा, अमाउंट इन वर्ड्स आ जाएगा।
ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आया, सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर है, ड्रॉवर का, और उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर ड्रॉवी का नेम एंड ड्रॉवी का एड्रेस, और वहां पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट बनता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है, एक्सेप्टेंस है। एक एक करके हम लोग एक्सेप्टेंस देख लेते हैं। पहला है जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब जैसा ड्रॉवर ने दिया था ना वैसा सामने वाले ने साइन कर लिया, ड्रॉवी ने साइन कर लिया, उसने कुछ बोला नहीं। ठीक है, जैसा आप बोले वैसा मैं साइन करके दे देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, व्हेन द ड्रॉवी एक्सेप्ट द ड्राफ्ट विदाउट एनी चेंजेस, उसमें बिना कोई चेंज किए, बिना कोई कंडीशन लगाए अगर उसको साइन कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। सपोज मैं कौन हूं, मैं ड्रॉवी हूं, मैं बायर हूं, सेलर ने मुझे बिल दिया, मैंने बिना उसमें कोई चेंजेस वगैरह किए उस पर क्या कर दिया, साइन कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या होगा, जनरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, दूसरा है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। कौन सा एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब होता है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मतलब चेंज किया। ठीक है, तो सपोज सामने वाला पर्सन जो सेलर है वो मेरे पास आया कि ये लो बिल है, साइन करके दे दो, और उस पर लिखा हुआ था 30 डेज। मैंने बोला अरे सर 30 डेज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझको 45 डेज दो ना। वो बोलेगा ठीक है, अच्छा उधर कट करके क्या लिख दो, 45 लिख दो। तो मैंने क्या किया, बिल में चेंज किया, पहले वहां पे 30 डेज लिखा था, मैंने कट करके वहां पर क्या लिख दिया, 45 डेज। कट करके इन द सेंस जहां पर मैं एक्सेप्ट करता हूं ना वहां पर क्रॉस लाइन ड्रॉ करके उसमें लिखता हूं। बिल का तो डेट सेम रहेगा, बिल में जो लिखा था वो 30 डेज है, लेकिन मैं नीचे लिखूंगा एक्सेप्टेड फॉर 45 डेज ओनली। समझ में आया? तो व्हेन ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल विथ सर्टन क्वालिफिकेशन, अगर मैं कोई मॉडिफिकेशन करता हूं, कोई चेंजेस करता हूं, कोई क्वालिफिकेशन करता हूं, तो उसको बोला जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉवर इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अच्छा क्या क्या चीज आप चेंज कर सकते हो, आप टाइम चेंज कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू टाइम। जैसे अभी अभी मैंने बताया सामने वाले ने बिल 30 डेज का बनाया था, तो मैं उसको 45 डेज करना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड एज टू टाइम। दूसरा क्वालिफाइड एज टू प्लेस। बिल में लिखा हुआ था महाराष्ट्र में पे करना है, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं महाराष्ट्र में नहीं रहूंगा, उस टाइम मैं चेन्नई में रहूंगा, तो मुझे चेन्नई में पे करना है, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू प्लेस। क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, सामने वाले ने 30,000 रुपीज का बिल बनाया था, मैं बोला नहीं 35,000 नहीं 26,000 दूंगा। ठीक है, और सेलर मान गया तो मैंने 26,000, मतलब मैंने अमाउंट चेंज कर दिया, तो क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, पेई वगैरह को चेंज कर सकते हैं। पहले था कि पैसा मिस्टर सी को देना है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मिस्टर सी को नहीं मिस्टर बी को देना है। ठीक है, तो पार्टी को हम चेंज कर सकते हैं। फिर है क्वालिफाइड एज टू कंडीशन, कोई टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर होगा, तो अगर हमने उसको चेंज किया तो वो हो जाएगा क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। ठीक है, व्हेन द ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, अगर ड्रॉवी क्या करता है, कोई कंडीशन रख करके बिल को एक्सेप्ट करता है, being fulfilled by the drawer, it is known as qualified acceptance as to condition। और वो कंडीशन कौन मान जाता है, ड्रॉवर मान जाता है, तो ऐसे एक्सेप्टेंस को हम क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन देखा, वापस से एक बार देखते हैं। पहला क्या था, क्वालिफाइड एज टू टाइम, जहां पर टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा एज टू प्लेस, जहां पे हम प्लेस चेंज कर रहे हैं। तीसरा क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, अमाउंट हमने चेंज कर दिया। क्वालिफाइड एज टू पार्टी, जो पेई था पेई का नाम चेंज कर दिया हमने। ठीक है, और लास्ट क्वालिफाइड एज टू कंडीशन, जो भी कोई कंडीशन ड्रॉवी रख रहा है और ड्रॉवर उसको मान जाता है, तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने 5 मार्क्स का, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। अभी न्यू सिलेबस में नहीं बोल सकते, बट ओल्ड सिलेबस में ये ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था 5 मार्क्स का, और बहुत इजी होता था, इजीली आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमें सिर्फ क्या बनाना होता है, ड्राफ्ट बनाना होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको देखो ऐसा बना करके दिया होगा, आपको दिया होगा ड्रॉवर। ठीक है, और ड्रॉवर का नाम दिया, देखो क्या दिया है, मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे, उसका नाम और एड्रेस दिया है।
फिर ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी मतलब बायर, तो बायर का नेम एंड उसका एड्रेस। उसके बाद कितने अमाउंट का बिल बन रहा है, तो जो अमाउंट है आपको वर्ड्स में और नंबर्स में लिखने हैं। फिर टेन्योर, क्या पीरियड है, इसमें कितना पीरियड है, 3 मंथ्स है। इसके बाद डेट ऑफ बिल, बिल कब ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया 3 जून को, और बिल साइन कब किया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस साइन किया 7 जून को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ करके बस इसमें आपको कन्वर्ट करना है। देखो सबसे ऊपर हमने क्या लिखा, हमने लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर हमने क्या बना दिया यहाँ पर स्टैंप, ऐसे स्टैंप आपको बना देना है। फिर देखो यहाँ पर नंबर्स में 44,500 लिख दिया। फिर जो कौन है ड्रॉवर है उसका नेम और एड्रेस आ जाएगा और डेट आ जाएगा। यहां पर डेट कौन सा आपको ध्यान देना है, ये डेट ऑफ बिल ड्रॉन है। कौन सा डेट है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जो यहां पर 5th पॉइंट में था, ये वाला 3 जून, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। उसके बाद क्या लिखा है देखो, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ये लाइन आपको बाय कर लेनी है, आप मेरे साथ बोलेंगे 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है आपको 10 to 15 टाइम्स लिखना है घर पे, इसको बाय हार्ट करना है, क्योंकि एज इट इज आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक है, इसके बाद देखो जो ड्रॉवर है, कौन है ड्रॉवर, प्रकाश राव, उसने क्या किया, साइन कर दिया, तो ऐसे साइन बता देना, सिग्नेचर। ठीक है, और बाद में जो ड्रॉवी है, जो बायर है, बायर का सब डिटेल आ जाएगा, टू राहुल देव, उसका एड्रेस, और बाद में राहुल देव क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो देखो ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्या लिखना है, एक्सेप्टेड, एसडी का मतलब होता है सिग्नेचर। ठीक है, फिर वो अपना नाम लिखेगा, और लास्ट में ये जो डेट है, ये डेट कौन सा डेट है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल जब एक्सेप्ट किया। तो देखो यहाँ पर जो 6th पॉइंट था, है ना, 7 जून, ये आपको लास्ट में मेंशन करना। इतना जब आप बनाओगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। और इसमें कहीं पर एक छोटी सी भी मिस्टेक होगी ना, तो उसका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, 1 मार्क क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है ये बिल कैसे आपको बनाना है ताकि आपको 5 मार्क्स पूरे मिले। हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो बिल क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डेट। ठीक है, बिल विद जनरल एक्सेप्टेंस, और पेई का नाम है इसके अंदर, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें पेई का नाम भी दिया गया है। तो देखो ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है, मिस्टर मुकुंद देसाई, नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहां पर हेडिंग में लिख देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर हम क्या बनाएंगे, स्टैम्प, और स्टैम्प बनाने के बाद यहां पर क्या लिख देंगे, मुकुंद देसाई, नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर। ये हमने ड्रॉवर का डिटेल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ड्रॉवी का डिटेल है, तो ड्रॉवी का डिटेल तो हमको लास्ट में लिखना है। फिर क्या आ जाता है, अमाउंट, अमाउंट कितना है, 30,000 है, तो आप अमाउंट के लिए एक बॉक्स ड्रॉ कर दो। तो देखो आपने यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ किया है। ठीक है, ये बॉक्स ड्रॉ करके आपको 30,000 लिख देना है। नेक्स्ट, अभी टेन्योर, टेन्योर कितना है, 90 डेज का है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है। आप क्या लिखोगे, 90 डेज आफ्टर डेट, क्या लिखेंगे, 90 डेज आफ्टर डेट, और उस समय लिखते समय आपको ध्यान क्या रखना है, पेई का। इस बार हमको क्या दिया है, पेई थर्ड पार्टी है, पे करना है श्रवण को। ठीक है, तो देखो आप कैसे लिख रहे हो, 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रवण दवे। ठीक है ना, पे टू श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर। अभी यहां पर देखो ये जो श्रवण है ये मेल है, तो क्या लिखा, हिज ऑर्डर। अगर ये फीमेल होती तो क्या लिखते थे, हर ऑर्डर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला तो 90 डेज ये आ गया, आफ्टर डेट पे टू श्रवण ऑफ पनवेल, ये कौन है, पेई, जिसको पैसा देना है। हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, इसको आपको अंडरलाइन करना है, 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, अब इसके बाद जो ड्रॉवर है वो क्या करेगा, साइन करेगा। यहाँ पर साइन करने के बाद ड्रॉवी का डिटेल लिख देगा, टू मिस्टर योगेंद्र तिलक नारायण पेट अमरावती। ठीक है, और बाद में जो योगेंद्र है वो क्या करेगा, साइन करेगा, पहले लिखेगा एक्सेप्टेड,
सिग्नेचर और उसका नाम आ जाएगा, और लास्ट में जिस दिन उसने क्या किया है, साइन किया, उस दिन का डेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल ऊपर वाले बिल से अलग कैसा था? ये जो बिल हम लोग ने देखा था इसमें कोई पे ही नहीं था। आप देख रहे हो ये डिटेल में कहीं पर पे ही दिया हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें दो ही पार्टी थी। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितनी पार्टी है? 3 पार्टी है। इसमें पेई भी अलग से आया है, तो पेई का नाम आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। बराबर है। नेक्स्ट, अब ध्यान दो, आफ्टर डेट नहीं, क्या ये आफ्टर साइट। तो आफ्टर साइट क्या होता है, आफ्टर डेट क्या होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल लिखते हैं इसको, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो ध्यान दो। ये बिल आफ्टर साइट है। उसके पहले वाले जो ऊपर बिल हमने देखे वो क्या थे, आफ्टर डेट थे। ये आफ्टर साइट है। ठीक है, अब इसको देखो डायरेक्टली नहीं दिया है, थियरी में दिया है। अनुराधा अनुराधा पाटिल 37A आईसीसी टावर गोरेगांव मुंबई ड्रीव अ बिल। अभी देखो ये ड्रीव है, ड्रीव है तो मतलब अनुराधा कौन है, ड्रॉवर है। तो देखो यहाँ पर ड्रॉवर का नाम हमने लिख दिया अनुराधा पाटिल। ठीक है, तो इसने बिल ड्रॉ किया तो ये ड्रॉवर है। अच्छा, कब ड्रॉ किया? 23 जनवरी 2020 को ड्रॉ किया। तो हम ये जो बिल है एड्रेस लिख करके यहाँ पर 23 जनवरी लिख देंगे। फॉर 57,450 ये अमाउंट लिखा हुआ है, 57,450। ठीक है, तो ये अमाउंट हमको यहां डाल देना है 57,450। बिल वॉज ड्रॉन फॉर 2 मंथ, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए है। ठीक है, तो आपका ये जो पहला वर्ड आएगा यहां पर क्या आएगा, फॉर 2 मंथ। आफ्टर साइट, तो आपको भी यहां पर ये लिखना है, देखो आफ्टर साइट। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या लिखा है देखो, ऑन शांति विश्वकर्मा। ऑन शांति मतलब किस पे बिल ड्रॉ हो रहा है, शांति विश्वकर्मा पे। तो शांति विश्वकर्मा कौन हो गई, ड्रॉवी। ड्रॉवी मतलब बायर। ठीक है, तो ये बायर का डिटेल हम लोग बाद में लिखते हैं, यहां नीचे लिखते हैं देखो शांति विश्वकर्मा, है ना, और उसका जो भी एड्रेस है वो यहां पर आ जाएगा। तो शांति विश्वकर्मा पे हमने क्या किया, बिल ड्रॉ किया है। तो उसका एड्रेस आ गया नंबर 43 भोसले नगर सोलापुर, पेबल टू श्यामलाल श्यामला काटे। ठीक है, पेबल टू श्यामला काटे। अच्छा, ये श्यामला काटे कौन है, ये पेई है। पेई है तो इसका नाम यहां पर आना चाहिए, देखो पे टू श्यामला काटे, और उसका एड्रेस आ जाएगा नासिक। ठीक है, अब देखो ये फीमेल कैरेक्टर है तो यहां पर क्या आ गया, हर। तो ये आपको ध्यान देना है, ये हर की जगह आपने हिस कर दिया तो आपका 1 मार्क क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब बिल एक्सेप्ट कब हुआ, 27 जनवरी 2020 को, तो ये डेट सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो देखो हमने कैसे मेंटेन किया है, 2 मंथ्स आफ्टर साइट, पे टू श्यामला काटे नासिक, और हर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 50,000 57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक है, और फिर अनुराधा पाटिल क्या करेगी, साइन करेगी। ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस और ड्रॉवी का सिग्नेचर, यहां पर लास्ट में डेट आ जाएगा, जो लास्ट डेट हमको दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वालिफाइड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब जिसमें आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो आप अमाउंट चेंज कर रहे हो। अमाउंट चेंज कर रहे हो तो आपको लिखना कैसे है, अगेन सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रॉवर ड्रॉवी कौन है, मिस्टर अमोल सानी 42 गंगाधाम एमजी रोड रत्नागिरी ड्रॉज अ बिल। तो ये क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर रहा है, तो ये कौन हो गया, ड्रॉवर। कौन, मिस्टर अमोल सानी। तो हम लोग ड्रॉवर का डिटेल यहां पर लिख देंगे, मिस्टर अमोल सानी। ठीक है, कितने दिन का बिल है, 45 डेज का बिल है। तो आप भी यहां पर वर्ड्स में क्या लिखोगे, वर्ड्स में लिखना है आपको 45 डेज। ठीक है, किस पे ड्रॉ किया, मिसेस सागरिका माने। ये कौन है, सागरिका माने, ये ड्रॉवी है, बायर है।
तो बायर का डिटेल सबसे लास्ट में आ जाता है। अमाउंट क्या है देखो 18,750, 18,750 के लिए था, तो यहां पर देखो लिख दिया 18,750। कब दिया? 1 मार्च 2020 को। which was accepted on her 4th March 2020, accepted on 4th March, 4th March को उसने एक्सेप्ट किया, ये सबसे लास्ट में डेट आ जाएगा। लेकिन कितने के लिए एक्सेप्ट किया? 15,000। तो देखो बिल था कितने का? 18,750 का, लेकिन उसने एक्सेप्ट कितने के लिए किया? 15,000 के लिए किया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां पर देखो लिखा है 45 days आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 18,750 ओनली। तो ये जो अमाउंट है ये सेम हम लोग यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो बिल में कोई चेंज नहीं होगा, सिग्नेचर करते समय चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जब साइन किया है तो क्या लिखा है? एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, इतना चेंज है। और इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, ऐसे इसको क्वालिफाई किया जाता है। तो जो भी चेंजेस है वो कौन करेगा? वो ड्रॉ भी साइन करते समय करेगा। ठीक है, और लास्ट में जो डेट था वो डेट आ जाएगा। इतना सिंपल है, और यही क्वेश्चन हमको 5 मार्क्स के लिए आता है। इजीली हमको 5 मार्क्स मिल जाता है, बट इसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब देखो क्वालिफाइड एज टू क्या है? टाइम है। तो बाकी चीजें मैं रीड नहीं करता हूं, टाइम के बारे में देखो। सबसे पहले यहां पर क्या दे दिया था आपको? 1 मंथ दिया है ना, मतलब बिल कितने महीने के लिए बना था? 1 मंथ के लिए बना था। और नीचे वो एक्सेप्ट कितने के लिए करने को बोल रहे हैं, ऊपर रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये कितना दिया? 1 मंथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के लिए बिल एक्सेप्ट करना है। तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। देखो यहाँ पर लिखा भी है 1 मंथ, और लास्ट में जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करते समय क्या लिखना पड़ेगा? एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे हम मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, कौन सा बिल? डिमांड बिल। अच्छा, डिमांड बिल में क्या नहीं होता? इसमें डेट नहीं होता। जब भी हमारा सेलर हमसे पैसे मांगेगा हमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है? फिक्स्ड टेन्योर नहीं रहेगा, ड्रॉवर दिया है, ड्रॉवी दिया है, डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, लेकिन टेन्योर नहीं दिया है। कितने महीने का बिल है वो दिया हुआ नहीं है, कितने दिनों का बिल है दिया हुआ नहीं है। तो क्या समझना है? जैसे वो पैसा मांगेगा वैसे हमको एक अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है। पहला वर्ड क्या आ गया? ऑन डिमांड, पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 38,740 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीड। इसमें हमने कोई टेन्योर की बात की नहीं है। 30 डेज, 40 डेज, 2 मंथ, 1 मंथ, 90 डेज, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये था पेबल ऑन डिमांड। इसके लिए पहला वर्ड ये यूज किया। क्या यूज किया? ऑन डिमांड। ठीक है, इसको डिमांड बिल बोलते हैं। और बाकी सारी चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। अभी देखो नेक्स्ट क्या है? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या होता है? अलग होता है। तो इसके वर्डिंग्स देखो क्या लिखा है? 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस, क्या आ गया यहाँ पे? आई प्रॉमिस टू पे बीना शर्मा ऑन हर ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, है ना। वहां पर क्या लिखा होता था? 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, ऐसा लिखा होता था। जबकि यहां पर क्या हो गया? आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे बीना शर्मा, मैं खुद प्रॉमिस करता हूं। तो ऐसा प्रॉमिस कौन कर रहा है? ऐसा प्रॉमिस खुद बायर कर रहा है। कौन कर रहा है? बायर। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग
लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या दिया देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्म और टेन्योर और टेन्योर ऑफ बिल। तो जब बिल के टेन्योर की बात करते हैं तो हम पीरियड की बात करें, किसकी बात करें, पीरियड ऑफ टाइम। तो टेन्योर ऑफ बिल मतलब वो बिल 30 दिन का है या 60 दिन का है या 2 महीने का है ना। तो टेन्योर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेबल। टर्म ऑफ बिल मे बी इन द मंथ और डेज, हमने देखा डेज में भी होता है और मंथ में भी हो सकता है, ठीक है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट किसको बोलते हैं, बिना डेट और सिग्नेचर के अगर कोई बिल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो यहां पर वही लिखा है, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। बिना एक्सेप्ट किए हुए, एक्सेप्ट कब करेगा, जब साइन करेगा। तो अगर ड्रॉवर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो उस बिल को हम क्या बोलते हैं, वो बिल नहीं होता, वो ड्राफ्ट होता है। डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस मतलब जो एक्स्ट्रा 3 दिन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, ठीक। 3 extra days allowed by law over and above the term of bill to the drawee in order to make arrangement for payment of the amount of the bill is known as days of grace। जो एक्स्ट्रा दिन दिया रहता है ताकि वो इंतजाम कर सके, अरेंजमेंट कर सके पेमेंट का, उसको हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। कितना दिन दिया जाता है, 3 दिन दिया जाता है। However, days of grace is not allowed for the bills payable on demand or at sight। अगर बिल एट साइट है या बिल ऑन डिमांड है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा डेज दिया नहीं जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल, ये कौन सा डेट होता है, जिस दिन ये पेमेंट करने वाला दिन होता है। ऐसा दिन जिस दिन बिल क्या हो जाएगा, मैच्योर, और हम एज अ सेलर बायर के पास जाएंगे पैसा मांगने के लिए और वो हमें पेमेंट करेगा। तो जिस दिन हमको उससे पैसा लेना है उस दिन को हम क्या बोलेंगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट, ठीक है। The date on which a bill falls due for payment is known as date of maturity or due date. If the due date falls on a public holiday, the payment of bill is to be made on preceding working day। क्या बताया इसमें, अगर ड्यू डेट, सपोज आपका ड्यू डेट 15 अगस्त को आ गया, कब आ गया, 15 अगस्त को, या आ गया 26 जनवरी को, तो इस दिन हमको पहले से पता है क्या होता है, पब्लिक हॉलिडे होता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती क्या होता है, पब्लिक हॉलिडे होता है। तो आपका डे कैलकुलेट करते करते उसी दिन आया, तो आप बोलेंगे कि 15 या 15 अगस्त को तो बैंक बंद होता है, 26 जनवरी को तो बैंक बंद होता है, 2 अक्टूबर को तो बैंक बंद होता है। तो बैंक बंद होगा तो हमारा जो बायर है उसको एक बहाना मिल जाएगा कि बैंक बंद है, पैसा कैसे दूं, है कि नहीं। तो क्या बोला गया है, अगर ऐसा होता है जिस दिन आपका ड्यू डेट आ रहा है उस दिन क्या आ रहा है, पब्लिक हॉलीडे, तो आपको क्या करना है, प्रीसीडिंग वर्किंग डे में, मतलब एक दिन पहले चला जाना है। कब जाना है, एक दिन पहले, मतलब 15 अगस्त अगर आता है तो आप कब जाओगे, 14 अगस्त को पैसा लेने, कब जाओगे, 14 अगस्त को। 26 जनवरी आएगा तो आप कब जाओगे, 25 जनवरी को ही पैसा मांगने चले जाओ, तो आपका ड्यू डेट आ जाएगा 25 जनवरी, ठीक है। तो 26 जनवरी है या 15 अगस्त है या 2 अक्टूबर, ये कुछ डेट है, ये 3 डेट है जहां पर क्या मिलता है हमको, पब्लिक हॉलीडे। इस दिन अगर ड्यू डेट आता है तो हमको एक दिन पहले ड्यू डेट को कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर वही लिखा है कि 26 होगा तो आपको जाना कब है, 25 को जाना रहेगा, और 15 अगस्त होगा तो आपका ड्यू डेट आप क्या कंसीडर करोगे, 14 अगस्त। However, if the due date for some reason has been declared as emergency holiday, आपका जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन क्या डिक्लेयर हो गया, हॉलीडे हो गया, इमरजेंसी, है ना। कुछ हुआ ऐसा कि नेशन वाइज हॉलीडे डिक्लेयर हो गया और आपको उसी दिन पैसा लेने जाना था, अब हॉलीडे डिक्लेयर हो गया तो आप जा सकते नहीं हो, ठीक है ना। तो आप क्या करो, एक दिन बाद जाओ, इमीडिएट और नेक्स्ट वर्किंग डे। तो जो जिस दिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ था उसके एक दिन बाद आप जाओगे, ठीक है। तो ये ड्यू डेट आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक डन फॉर द डे, इतना हम लोग कवर अप करते हैं आज के दिन। आपको क्या करना है, फिर से पूरा का पूरा जितना हम लोग ने आज पढ़ाई किया है उसको रिवाइज करना है, और उसमें कुछ डाउट होगा प्लीज अप्रोच मी, इसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है।